बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएन टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन, उसका पार्ट 7 करने जा रहे हैं आप। पार्ट 7। पार्ट 6 जिन्होंने नहीं देखा इसका, और ये ओवरऑल कौन सा टॉपिक है? ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका पार्ट 2 है, ये मत भूलिएगा। पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए लाजमी, क्योंकि ये वीडियो फिर बेकार है उनके लिए, उनको समझ में नहीं आएगा, तसलसल बनेगा नहीं, कॉन्सेप्ट जनरेट नहीं होगा। फिर मुझे कुछ मत कहिएगा कि सर समझ में नहीं आ रही बात। समझ में इसलिए नहीं आ रही भाई कि आप बीच में आ गए हैं। आप पहले पार्ट 1 इसका देख लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 1, और ओवरऑल रिप्रोडक्शन पार्ट 6, ठीक है। तो वहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा। क्विक रिव्यू करूँगा अभी मैं, जैसे कि हमेशा करता हूँ। बायोलॉजी या दूसरे सब्जेक्ट्स में सबसे बड़ा मसला क्या है, ख़ास तौर पे अगर हम बायो की बात करें, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी यही प्रॉब्लम। ये बड़ी अहम तरीन बात है जो कि टीचर्स को बतानी चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है भाई। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। तो ये मैं बात कर रहा था कि ये बड़ी अहम तरीन बात है, ये टीचर्स को बतानी चाहिए स्टूडेंट्स को। और वो क्या अहम तरीन बात है कि आप क्लासिफिकेशन करें अपने टॉपिक को। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाता है ना कि आप क्या पढ़ रहे हैं भाई, आप बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, वो आपसे सवाल करता है आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स? आप बोलेंगे बिल्कुल पढ़ा था। वो आपसे बोलेगा जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट्स तो हमारे पास जो है वो कितनी किस्मों के हैं। प्लांट्स की बात करते हैं तो फिर हम किंगडम की बात करते हैं ना, किंगडम। कौन सा किंगडम है ये? वो आपसे बोलेगा भाई ये प्लांट्स लिविंग थिंग है। आप बोलेंगे लिविंग थिंग है सर, ठीक है। बोलेगा अगर ये लिविंग थिंग होते हैं प्लांट्स तो यकीनन हमारे पास लिविंग थिंग जितने भी हैं हमारी ज़मीन के ऊपर, उनको हमने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ है। क्या आप बता देंगे कि ये प्लांट जो है, जो इसको आपने पढ़ा है, ये किस किंगडम से ताल्लुक़ रखता है? आप बोलेंगे सर ये किंगडम प्लांटी से ताल्लुक़ रखता है, ये किंगडम। फिर वो आपसे अगला सवाल करता है। देखें, सवाल से सवाल निकलते हैं। वो आप उसको बताते हैं कि ये प्लांट जो है वो किंगडम प्लांटी से ताल्लुक़ रखता है, तो वो आपसे बोलता है भाई कितने किंगडम है ये भी बता दीजिए। आप बोलेंगे 5 किंगडम हैं। 5 किंगडम है तो आपसे अगला सवाल करेगा नाम भी बता दीजिए। तो आप बता देंगे पहला किंगडम जो है वो हमारे पास प्रोकैरियोटा है, दूसरा किंगडम जो है प्रोटोक्टिस्टा है, तीसरा किंगडम फंजाई है, चौथा किंगडम प्लांटी है, और 5वां किंगडम एनिमेलिया है। तो क्लियरली आपको पता है कि आप जो अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं वो किस किंगडम के अंदर पढ़ रहे हैं। आप प्रोकैरियोटा में नहीं पढ़ रहे, आप प्रोटोक्टिस्टा में नहीं पढ़ रहे, आप किंगडम फंजाई में नहीं पढ़ रहे, आप किंगडम एनिमेलिया में नहीं पढ़ रहे, आप जो इस वक्त पढ़ रहे हैं वो किंगडम प्लांटी में पढ़ रहे हैं। तो क्लियरली आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं, नहीं तो आप गुम हो जाएंगे। अब जब हम इस किंगडम की बात करते हैं, किंगडम प्लांटी की, तो किंगडम प्लांटी की हमारे पास जो है वो 2 मेजर डिविजन्स हैं। मतलब जितने भी प्लांट्स हैं इस किंगडम के, उनको हमने 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स। अब वो अगला सवाल आपसे करता है कि भाई आप किंगडम प्लांटी में हैं, तो फिर उसके बाद आप बता दीजिए आप कौन से ग्रुप के अंदर हैं, क्योंकि किंगडम प्लांटी के अंदर तो 2 ग्रुप हैं हमारे पास। एक हमारे पास ब्रायोफाइट्स है और दूसरा हमारे पास ट्रैकियोफाइट्स है। तो आप बता देंगे कि ब्रायोफाइट्स में हम ये टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे, हम ट्रैकियोफाइट्स में डिस्कस कर रहे हैं। फिर वो कहेगा ट्रैकियोफाइट्स में फर्दर ग्रुप्स और आते हैं, आप किस ग्रुप के अंदर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। देखिए ना, सवाल से सवाल निकलता है। वो ट्रैकियोफाइट्स में पूछ रहा है कि उसमें भी और ग्रुप बनते हैं। क्या आपको पता है कि आप ट्रैकियोफाइट्स में किस ग्रुप में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं? तो आप कहेंगे कि ट्रैकियोफाइट्स के अंदर जो है हमारे पास एक ग्रुप बनता है जिसको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं।
क्या कहते हैं हम, एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। याद रहे, अभी और भी ग्रुप हैं। हाँ, कुछ बच्चों को पता होगा ना, वो बोलेंगे नहीं नहीं सर अभी वेट करें, इसके अंदर जो है वो ट्रैकियोफाइट्स में अंदर तो टेरिडोफाइट्स भी है और ये, हाँ बिल्कुल है। अभी नहीं, अभी मेरे जहन में सिर्फ ये है कि 9 मैट्रिक का बच्चा है जो कि ये बात सुन रहा है। हायर क्लासेस में फिर तो खुल के बात करेंगे ना। तो आपको पता है कि ट्रैकियोफाइट्स के अंदर हम जब आते हैं तो फिर ये हमारे पास एंजियोस्पर्म्स का ग्रुप आता है प्लांट्स का। और अभी जिस प्लांट को हम डिस्कस कर रहे हैं वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, एंजियोस्पर्म से। एंजियोस्पर्म किससे ताल्लुक़ रखता है, ट्रैकियोफाइट से। ट्रैकियोफाइट किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, किंगडम प्लांटी से। क्लियर हो गई बात, आपको पता है कि इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके तफसील से सारी बातें, ठीक है। और दूसरी बात क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखने जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया, और रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने केस स्टडी के तौर पर इंसानों को लिया था कि इंसान जो हैं अगर उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ये आपको पता है बात, माशाल्लाह आप एडल्ट हैं, कि इंसान जब बच्चा होता है, बेबी होता है, बेबी से वो बड़ा होता है, बॉय बनता है या गर्ल बनता है, उसके बाद वो एडल्ट होते हैं बॉय और गर्ल, और उसके बाद फिर उनके जो है वो मैरिज सेरेमनी हो जाती है। और उसके बाद फिर क्या है, आपस में इंटरकोर्स के नतीजे में स्पर्म्स जो हैं मेल के फीमेल के ओव्यूम्स के साथ मिलते हैं और जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के बाद फीटस यानी कि बेबी बन जाता है। वही बेबी जो है वो 9 महीने के बाद डिलीवर आउट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन हो गई इंसानों की। अगर हम इंसानों को एग्जाम्पल बना के आगे चलेंगे ना तो बात समझ में आ जाएगी। हमें पता है कि इंसानों में रिप्रोडक्शन होगी, पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके। कैसे होगी, इस तरह से होगी, मैटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल। क्लियर हो गई ये बात। अब प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, और प्लांट्स भी वो जो कि एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स नहीं है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये बात याद रहे। वो प्लांट्स जो कि एंजियोस्पर्म्स हैं, जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है, जिनमें फ्लावर्स होते हैं, इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। इन प्लांट्स की रिप्रोडक्शन कैसे होगी। अब जब सेक्सेस की बात कर रहे हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो मतलब सेक्सेस इसमें इन्वॉल्व है। सेक्सेस की जब हम बात करते हैं तो हम मेल और फीमेल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इंसानों के अंदर मेल और फीमेल तो आपको बड़ा क्लियर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो फिर हमारे जहन में क्वेश्चन आता है, क्या एंजियोस्पर्म के अंदर इंसानों की तरह एक मेल प्लांट होगा और दूसरा फीमेल प्लांट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमने साफ डिस्कस कर लिया पिछली वीडियो में कि एक ही प्लांट है, उसी के ऊपर दोनों ऑर्गन्स मौजूद हैं, ठीक है। मेल ऑर्गन भी, इसके 2 पार्ट हैं, यानी कि इस प्लांट के 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक जो है वो मेल पार्ट है और दूसरा फीमेल पार्ट है। एक मेल पार्ट है और दूसरा फीमेल पार्ट है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि इंसानों की तरह अलग अलग सिस्टम नहीं है, मेल अलग नहीं है, फीमेल अलग नहीं है, बल्कि एक ही प्लांट है। उसका एक हिस्सा जो है वो मेल पार्ट है, दूसरा हिस्सा जो है फीमेल पार्ट है। अब प्लांट की बात करते हैं तो फिर हमारे पास तो स्टेम में आता है। प्लांट में क्या क्या है? रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, और क्या है? ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं। ये 4 चीज़ें तो कॉमन है ना, आपको प्लांट में नज़र आती हैं। बच्चे से पूछेंगे वो भी जवाब दे देगा। रूट्स है, स्टेम है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं। क्या रूट्स जो है वहाँ पर कोई रूट जो है वो मेल और फीमेल है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या स्टेम जो है उनमें कोई स्टेम मेल होगी और फीमेल होगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। लीव में होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या ब्रांचेस में? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बल्कि एक और पार्ट है जिसको हम फ्लावर कहते हैं। फ्लावर, ये जो फ्लावर है इसके अंदर हमारे पास जो है वो 2 पार्ट ऐसे हैं जिसमें से एक को मेल कहते हैं, दूसरे को फीमेल कहते हैं। अब फ्लावर के पार्ट कौन कौन से होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। ये भी मैंने आपको बात बताई थी। कौन कौन से? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इससे आगे चलेंगे अभी हम। इसमें से फिर हमारे पास जो
एंड्रोशियम और गाइनेशियम ये जो दो पार्ट हैं इसके, क्या है, एंड्रोशियम और गाइनेशियम, ये जो दो पार्ट हैं इनमें से ये वाला जो है वो मेल पार्ट है फ्लावर का, और ये वाला जो है वो गाइनेशियम ये फीमेल पार्ट है। यहाँ तक हमने बात जो है वो तमाम कर दी थी। अब क्लियरली आपको, अब कोई आपको टेंशन नहीं है इस किस्म की, आप समझ गए हैं कि एक ही प्लांट के अंदर फ्लावर जो है उसके दो पार्ट ऐसे हैं जिसमें से एक मेल पार्ट है और दूसरा फीमेल पार्ट है। फिर पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब हम सेक्सेस की बात करते हैं और उसमें मेल और फीमेल की बात करते हैं तो मेल जो है वो कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं, ये बात हमने कही थी, और फीमेल जो है वो कौन से सेल्स प्रोड्यूस करती हैं उनको मैंने बताया था उसको ओव्यूम्स कहते हैं। क्या इंसानों में मर्द और औरत में भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। मर्द जो है, मेल जो है इंसानों में वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल्स जो हैं वो ओव्यूम्स प्रोड्यूस करती हैं। अब कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन इंसानों से ट्री का चल रहा है। अब यहाँ पर ट्री की तरफ आ जाएं, फ्लावर की तरफ आ जाएं, एंड्रोशियम गाइनेशियम की तरफ आ जाएं। एंड्रोशियम मेल है, गाइनेशियम फीमेल है, तो अगर एंड्रोशियम मेल पार्ट है तो यकीनन फाइनली ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा? ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो गई बात? उसके बाद गाइनेशियम जो है ये फीमेल पार्ट है, तो ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा? ये ओव्यूम्स प्रोड्यूस करेगा, लाजमी बात। अब इंसानों की बात करें तो इंसानों में जो मर्द हैं जो स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फीमेल्स की बात करें इंसानों में तो जो ओव्यूम्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो क्या उनके सिर्फ स्पर्म्स और ओव्यूम्स प्रोड्यूस करने से रिप्रोडक्शन हो जाएगी क्या? क्या कोई न्यू बेबी आ जाएगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एग्जैक्टली हम जानते हैं कि स्पर्म और ओव्यूम को मिलना भी ज़रूरी है, इनकी मीटिंग भी ज़रूरी है, इनका मिलना भी ज़रूरी है। स्पर्म भी एक सेल है, ओव्यूम भी एक सेल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। स्पर्म अगर एक सेल है तो ये कुछ इस किस्म का होगा, ओव्यूम अगर एक सेल है तो ये भी कुछ इस किस्म का होगा। ये न्यूक्लियस स्पर्म का, ये साइटोप्लाज्म स्पर्म का, ये न्यूक्लियस ओव्यूम का, और ये साइटोप्लाज्म ओव्यूम का। तो ये दो सेल स्पर्म और ओव्यूम जब मिलेंगे आपस में, इनसे आगे जाके न्यू बॉर्न बेबी आएगा इंसानों में। अब प्लांट्स में भी यही चीज़ देख रहे हैं, प्लांट्स में भी यही चीज़ देख रहे हैं। एंड्रोशियम मेल पार्ट स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, गाइनेशियम फीमेल पार्ट ओव्यूम्स प्रोड्यूस करेगा। इनका मिलना भी ज़रूरी है। जैसे इंसानों में स्पर्म्स एंड ओव्यूम्स मिलेंगे तभी जाके न्यू बॉर्न बेबी आएगा। प्लांट्स की बात करें तो फ्लावर के एंड्रोशियम के से स्पर्म और गाइनेशियम से ओव्यूम्स ये मिलेंगे आपस में, तब जाके क्या आएगा? क्या यहाँ न्यू बॉर्न बेबी आएगा? प्लांट्स में नहीं। बच्चे से भी पूछेंगे, छोटे बच्चे से, मैच्योर बच्चे से, कि भाई नया प्लांट अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो उसको पता है कि ये चीज़ है सीड, ये सीड है जिसको बीज कहते हैं। तो आप अपने जहन में ज़रा अपना टारगेट रखिएगा कि हमारा टारगेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या है? सीड बनाना है। हमें ये देखना है कि ये सीड कैसे बना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सीड ही है जो कि आगे मट्टी में जाएगा, और मट्टी में जाने के बाद हम उस मट्टी में थोड़ा पानी देंगे, और 2-3 दिन बाद इस सीड में से क्या निकलेगा? प्लांट निकलेगा छोटा सा, और यही प्लांट फिर बड़ा प्लांट हो जाएगा, और जब ये बड़ा प्लांट हो जाएगा तो इस पे भी फ्लावर निकलेगा। बात समझ आ रही है? तो हमारा टारगेट है ये सीड। अपने इस टारगेट से मत भटकिएगा आप, वरना आप जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर गुम हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा आप पढ़ क्या रहे हैं। क्लियर हो गई बात? टारगेट ये है। अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि एंड्रोशियम और गाइनेशियम स्पर्म एंड ओव्यूम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइन।
और उसके बाद जब ये मिलेंगे तो क्या इनके दोनों के मिलने से, स्पर्म और ओव्यूम इन दोनों सेल्स के मिलने से क्या सीड बन जाएगा? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सीड नहीं बनेगा। मैं इसको ज़रा मिटाऊं, जगह बनाता हूं, नोट करते जाइए। बात जो समझ में नहीं आई दोबारा वीडियो को बैक कर लिया कर। तो इस पूरे टॉपिक में आपने अपने इस टारगेट को नहीं छोड़ना है। हमें ये देखना है कि ये सीड जो है वो बनेगा कैसे। बनेगा तो स्पर्म एंड ओव्यूम के मिलने से। पहले सीड के पार्ट्स देख लें आप, पार्ट्स ऑफ सीड, पार्ट्स ऑफ सीड। इसके 3 पार्ट्स हैं। जैसे हमारी स्किन है, ऐसे ही इसकी स्किन भी है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कोटिंग। बीज के ऊपर सख्त सा शेल होता है ना उसका, आपको अब बीज कोई सा भी उठा लें, देखें ऊपर से सख्त होगा बीज, तो ये ऊपर से जो सख्त चीज़ है, ये जो कोटिंग है इसकी, ये एक तो ये पार्ट है इसकी। आपसे पूछा जाए ये आपकी स्किन है, बिल्कुल सही है। आपसे पूछा जाए सीड की स्किन क्या है, आप बोलेंगे भाई ये कोटिंग होती है, उसकी आउटर कवरिंग है, ये इसकी स्किन है। इसके अंदर जाएंगे तो आपको एंडोस्पर्म मिलेगा। इस कोटिंग पे और एंडोस्पर्म पे बाद में बात करेंगे। और इसके अंदर जाएंगे आपको एम्ब्रियो मिलेगा। एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो आपका टारगेट है। मैंने कहा ना, आपने जो ज़मीन में बीज बोया है, तो आप कह रहे हैं कि ज़मीन से प्लांट निकल रहा है, यानी कि सीड से रिप्रोडक्शन हो रही है। भाई सीड के अंदर से प्लांट निकल किस में से रहा है? क्या सीड कोट से प्लांट निकल रहा है? आप प्लांट को निकलते हुए देख रहे हैं ना, ज़मीन से ऊपर छोटा सा नन्हा सा पौधा निकल रहा है, तो आपके जहन में फ़ौरन ख्याल आना चाहिए कि यार ये न्यू प्लांट जो निकल रहा है ज़मीन से, सीड से तो निकल रहा है, लेकिन क्या सीड कोट से निकल रहा है? इसको हम नाम देते हैं, पूरा नाम लिख दूं इसका, सीड कोट। तो ये न्यू प्लांट जो निकल रहा है किससे निकल रहा है? क्या सीड कोट से निकल रहा है? नहीं। क्या ये एंडोस्पर्म से निकल रहा है? नहीं। क्या ये एम्ब्रियो से निकल रहा है? एम्ब्रियो से निकल नहीं रहा ये नया प्लांट, बल्कि ये एम्ब्रियो ही है। यही छोटा सा प्लांट जो आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है ना, ग्रीन कलर का मट्टी में से, यही छोटा सा प्लांट को अगर आप पीछे करें तो यही छोटा सा प्लांट जो है वो पहले क्या था? एम्ब्रियो था। तो इस सीड के अंदर ये एम्ब्रियो मौजूद है, छोटा सा। यही एम्ब्रियो जो है, इससे क्या बनता है? प्लांट बनता है। तो बात आगे बढ़ गई कि अब आपसे पूछा जाए कि भाई सीड से प्लांट बनता है, आप बोलेंगे बिल्कुल बनता है, लेकिन सीड कोट से प्लांट नया नहीं बनता, एंडोस्पर्म से नहीं बनता, एम्ब्रियो से बनता है। अब हमें इस एम्ब्रियो को जरा आगे देखना है कि ये एम्ब्रियो आया कहां से। ये एम्ब्रियो आया जायगोट से। एम्ब्रियो आया किससे? जायगोट से। जायगोट किससे आया? स्पर्म प्लस ओव्यूम, इसके मिलने से, इसके मिलने से। और स्पर्म और ओव्यूम क्या है? ये दोनों सेल्स हैं, ये बात मत भूलिएगा। और स्पर्म जो है वो कहां से आया? हाँ बताइए, स्पर्म कहां से आया? फ्लावर से आया। ओव्यूम कहां से आया? ये भी फ्लावर से आया। स्पर्म कौन से पार्ट से आया? एंड्रोशियम से आया। ओव्यूम कौन से पार्ट से आया? गाइनोशियम से आया। ये दोनों किसके पार्ट हैं? ये फ्लावर के पार्ट है। फ्लावर के टोटल 4 पार्ट्स हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब उन दूसरे पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो क्लियर हो गई बात? कोई जहन में कन्फ्यूजन तो नहीं है? कोई जहन में कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। स्पर्म्स ओव्यूम्स मिले, जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से नया प्लांट आ गया। इनकी डिटेल्स आगे देखेंगे। मिटाता हूं इसको।
अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपसे कर लूँ। ये ब्रिक्स पड़ी हुई हैं, ब्रिक्स पड़ी हुई हैं। आप इन ब्रिक्स को उठाते हैं और मिला देते हैं और उसके बाद आप क्या बना लेते हैं, वॉल बना लेते हैं। ये ठीक है भाई, ये अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये क्या है? ये ब्रिक्स हैं, ईंटें जिनको कहते हैं। ये क्या है? ये वॉल है। वॉल किससे बनी है? ब्रिक्स से बनी है। लेकिन याद रहे कि आप यहां पर जब ये ब्रिक्स थी तो आप इनको वॉल नहीं कह रहे थे। मेरी ज़रा बात को समझिएगा, आप इनको वॉल नहीं कह रहे थे। जब ये ब्रिक्स मिल गई, अब आपने इसको क्या बोला? अब ये वॉल है, अब ब्रिक नहीं कह रहे आप। हालांकि वॉल बनी किससे? ब्रिक्स से ही बनी है। इसका मतलब ब्रिक्स अगर एक जगह पर इकट्ठी हो जाएं, इज्तमा कर लें, कलेक्शन कर लें, इस तरह से मिल के एक नई शक्ल बना लें, तो ये ब्रिक्स का जो मजमुआ है, कलेक्शन है, अब ये ब्रिक नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा? वॉल कहलाएगा, दीवार कहलाएगा। एग्जैक्टली हमारे पास यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास फ्लावर के जो 4 पार्ट्स हैं ना, तो वो अकेले अकेले नहीं है। जैसे कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर के अंदर पहला हमारे पास क्या है? कैलिक्स। दूसरा हमारे पास क्या है? कोरोला। ये कैलिक्स जो है ये मज़ीद कुछ पार्ट से मिलके बनता है, कोरोला मज़ीद कुछ पार्ट से मिलके बनता है। इनको सेपल्स कहते हैं। ठीक है, जिस तरह ब्रिक्स मिली थी तो ये वॉल बन गई थी ना, इसी तरह सेपल्स ये कितने होते हैं? ये 5 लगा लें। अगर ये 5 सेपल्स हैं या 4 सेपल्स हैं, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में इनको हम कहते हैं हरी पत्तियाँ। हरी पत्तियाँ। गुलाब का फूल बड़ा कॉमन है। अगर आप गुलाब की कली देखें तो इस तरह की होती है, कोई होती है ना, ये इसको गुलाब की कली कहते हैं, बर्ड। खिला हुआ गुलाब तो जो है इस तरह से होता है, ये समझ आ गई ना बात? ये कली है। कभी गुलाब की कली आप देखें, ये किस कलर की होता है पता है आपको? ये जो ऊपर होती हैं ये ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर। ये हरे रंग की होती हैं। और ये कितनी होती हैं? ये एक ये रही, इसके साथ ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, यानी कि 4 या 5 जो हैं वो पत्तियां ग्रीन कलर की ऐसे गुंबद की तरह, डोम की तरह ये आपस में मिली हुई होती हैं। उस वक्त हम इसको कहते हैं कली। समझ में आ गई बात आपको? तो ये जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं इन्हीं को कहा जाता है सिपल्स। मुख्तलिफ फ्लावर्स में किसी में ये 4 होती हैं, किसी में ये 5 होती हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई ये जो कली है क्या ये फूल है? आप कहेंगे फूल नहीं है, फूल इसके अंदर है। आपसे दोबारा वो पूछता है कि क्या ये जो ग्रीन कलर की पत्तियां नजर आ रही हैं क्या ये फूल है? तो आप कहेंगे नहीं, ये फूल इसके अंदर है। थोड़े टाइम बाद जब ये कली खिल जाएगी तो फिर क्या होगा? अब ज़रा देखिएगा, तो फिर क्या होगा? ये हटेंगी ना, ये ग्रीन कलर की पत्तियां हटेंगी, ये यहाँ खुलेगी, ये यहाँ खुलेगी, ये वाली यहाँ खुलेगी, उस साइड वाली वहाँ खुलेगी। इस तरह से ये यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। ये रही छोटी छोटी सी, ये ठीक है, ये नीचे नज़र आ रही हैं सेपल्स। तो कलेक्टिवली ये जो 4 या 5 सेपल्स हैं या ग्रीन पत्तियां हैं या हरी पत्तियां हैं, ये जो अब खुल गई हैं उसके अंदर से एक्चुअल फ्लावर ये बाहर निकला है। तो अब ये खुल चुकी है, नीचे आपको नज़र आ रही है साइड में। तो आप गुलाब का फूल भी खिला हुआ देख लें तो नीचे उसके डंडी की तरफ ये आपको ग्रीन कलर की पत्तियां नज़र आएंगी, ये सेपल्स कहलाती हैं। और कलेक्टिवली इन 4 या 5 सेपल्स को क्या कहा जाता है? कैलिक्स कहा जाता है। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि अंदर मौजूद फूल की हिफाजत करना। याद रहे कि हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यह पहला पार्ट है कैलिक्स। क्लियर हो गई ये बात? तो कैलिक्स क्या है? व्हाट इज दिस कैलिक्स? कैलिक्स इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ सेपल्स। कलेक्टिवली 4 या 5 सेपल्स के मजमूए को कैलिक्स कहा जाता है। अब
करोला की तरफ चलें, फूल के अंदर हम जो देखते हैं ना वो इसी को देखते हैं। ये कलर्ड पार्ट है, ब्यूटीफुल कलर्ड पार्ट होता है, ये रेड कलर का भी होता है, ये येलो कलर का भी होता है, पिंक कलर का भी होता है, पर्पल कलर का भी होता है। फ्लावर को मुख्तलिफ रंग देने वाला जो हिस्सा है वो ये करोला है। इसकी पत्तियों को हम क्या कहते हैं? पेटल्स। आपने टिश्यू पेपर का एडवर्टाइजमेंट देखा, उसको क्या कहते हैं? रोज पेटल्स। रोज पेटल्स, फूल की पत्तियां। तो ये पेटल्स कहलाती हैं। ये कितनी होती हैं? ये भी कोई 4 होंगी या 5 होंगी। और जैसे ही ये कली और इसके ऊपर ये 4 सेपल्स जो ग्रीन पत्तियां हैं, जब ये हट जाती हैं तो उसके अंदर से 4 या 5 ये क्या निकलती हैं? ये पेटल्स जो हैं वो आ जाती हैं आपके सामने। इन पेटल्स का क्या काम है? आपने देखा है मौसम बरसात में या रात के टाइम आप कोई दिया जला लें या फिर मोमबत्ती जला लें या आप लाइट जो है, आपने नोट किया होगा तो कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स जो हैं फ़ौरन उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मौसम बरसात में, ख़ास तौर पे मौसम बरसात के बाद आप देखें कीड़े मकोड़े जो हैं, इंसेक्ट्स जो हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो हैं, वो ट्यूब लाइट की तरफ जा रहे होते हैं, बल्ब की तरफ जा रहे होते हैं, उसके कलर से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसेक्ट्स को ये क्वालिटी दी है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लावर के ये जो ये ब्यूटीफुल कलर्स हैं, ये भी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो इंसेक्ट्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई वगैरह है, बीटल्स हैं, भंवरा जिसको कहते हैं, ये फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं इन कलर्स की वजह से। अल्लाह ताला की हिकमत ज़रा देखिएगा कि आखिर यहाँ क्यों आ रहे हैं, वो इन कलर्स की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसकी क्या फिजिक्स है, ये हमारा फ़िलहाल टॉपिक नहीं है, ठीक है भाई। तो ये जो है वो पेटल्स हो गई। ये नीचे वाली जो खुल चुकी हैं हरी पत्तियाँ, ये क्या हमारे पास? सीपल्स हैं। 2 पार्ट निमट गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तीसरा और चौथा पार्ट अभी बताया, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम, गाइनोशियम यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ऐसे नहीं है। मैं उसको बनाता हूँ यहाँ पे। सारा गेम अब शुरू होने वाला है। एंड्रोशियम, ये क्या है? मेल पार्ट है। जिस तरह हमने कैलिक्स को देखा कि वो किसका कलेक्शन था? सेपल्स का। करोला को हमने देखा कि वो किसका कलेक्शन था? पेटल्स का। बिल्कुल इसी तरह एंड्रोशियम जो है वो भी 4 या 5 किसका कलेक्शन है? ये स्टेमन्स का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है ये? स्टेमन्स का। स्टेमन्स मैं आपको बता दूं किस तरह की होती हैं, स्टिक टाइप की होती हैं। स्टेमन्स कैसे होते हैं? ये 4 या 5 स्टिक की तरह, स्टिक टाइप। ये मेल पार्ट है प्लांट का। और ये मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए, ये चार सिर्फ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपको स्टिक की तरह की निकली हुई नजर आ रही है ना, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कलेक्टिवली, क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। और अगर अलग अलग इस स्टिक को लें तो ये स्टिक क्या कहलाएगी? ये स्टिक कहलाएगी स्टेमन, 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 स्टेमन। 4 स्टेमन मैंने आपको बना दी। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एंड्रोशियम, आप आसान से जवाब देते हैं एंड्रोशियम इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स, 4 to 5 स्टेमन्स। अब अगला सवाल पूछा जाता है आपसे, स्टेमन क्या है? आपका स्टेमन इज अ पार्ट ऑफ एंड्रोशियम। स्टेमन इज स्टिक लाइक एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एंड्रोशियम। अब जरा इस स्टेमन के पार्ट्स को देख लें आप। ये जो टॉप पे आपको पार्ट नजर आ रहा है, इसको एंथर कहते हैं, एंथर। और ये जो नीचे स्टिक है, इसकी डंडी है, इस डंडी को हम क्या कहते हैं? इसको फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। तो यहां पर 4 आपके पास स्टेमन्स हैं और हर स्टेमन के ऊपर क्या है? एंथर। एक एंथर ये रहा, एक एंथर ये रहा, एक एंथर ये रहा, एक एंथर ये रहा। क्लियर हो गई ये बात? अब ये मेल पार्ट है तो आप टारगेट मत भूलिएगा, अगर ये मेल पार्ट है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर स्पर्म है।
ठीक है। जब मेल पार्ट की बात आ जाए, एंड्रोशियम की बात आ जाए, स्टेमन की बात आ जाए, तो आपके जहन में फ़ौरन क्लिक होना चाहिए कि यार इसमें स्पर्म कहाँ है, हमें उसको ढूंढना है। पहले उसको ढूंढ तो लें ना, उसके बाद स्पर्म और ओव्यूम को मिला के जाइगोट बनाएंगे, वो तो बाद में होगा। पहले ढूंढ तो लें उसको कि वो है कहाँ पे, उसको ढूंढते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर आपके पास गायनेशियम। गायनेशियम, अब यहाँ पिक्चर थोड़ी सी ये खिचड़ी पक गई है, इसलिए मुझे उसको बनाने के लिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको, ठीक है, ताकि वो आपको नज़र आए। क्योंकि ये जो गायनेशियम पार्ट है, ये फीमेल पार्ट, ये बिल्कुल फ्लावर के बीच में होता है। फ्लावर के कहाँ होता है? बिल्कुल सेंटर में छुपा हुआ, ठीक है, ये फीमेल पार्ट है। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने कैलिक्स को देखा वो बहुत सारे सेपल्स से मिलके बना है, कोरोला को देखा वो बहुत सारे पिटल से मिलके बना है, एंड्रोशियम को देखा बहुत सारे स्टेमन से मिलके बना है, बिल्कुल इसी तरह गायनेशियम जो है वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा। आप ये समझ रहे होंगे गायनेशियम या फीमेल पार्ट जो है ये भी शायद यहाँ पर 3-4 हिस्सों से मिलके बना होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सारे फ्लावर्स में ऐसा नहीं होता। ये बड़ा टेक्निकल नुक्ता है, जो MCQs की एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ना, वो ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को और फ़र्क को भी समझ लीजिएगा। गायनेशियम के अंदर कभी कभी सिंगल कार्पेल भी हो सकता है, इसको कार्पेल कहा जाता है। कार्पेल ये होता कैसा है? कार्पेल ये बना देता हूं मैं, स्टेमन्स को ज़रा हटा रहा हूं, ये इस तरह से होता है ये, और उसके बाद ये साइड में मैंने बना पीटल्स छोड़ दिए, और एक स्टेमन भी बना देता हूँ। ये ले स्टेमन भी मैंने एक साइड में बना दिया, ये स्टेमन आ गया, ठीक है भाई। ये और ये पीटल्स हो गए, ये और ये स्टेमन हो गए। ये लें, नाराज़ नहीं हो, ये उसको भी बना दिया मैंने। क्या? पहला वाला पार्ट जो हमारे पास क्या था? कैलिक्स। कैलिक्स की ये क्या है? सिपल्स हैं, 2 बना दिए। और बीच में ये सिंगल जो आपको जो नज़र आ रहा है ये पोर्शन, ये बॉटल की तरह का, ये क्या है? पूरा का पूरा इसको कहते हैं कार्पेल। इस फ्लावर के अंदर ये आपको एक ही कार्पेल नज़र आ रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अब हम ये बात नहीं कर सकते इस पॉइंट ऑफ, यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम ये बात नहीं कर सकते कि गायनेशियम इज़ अ कलेक्शन ऑफ कार्पेल। नहीं, हर दफ़ा नहीं। जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो एक से ज़्यादा कार्पेल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस केस में हमारे पास एक ही कार्पेल है। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, मोस्टली केसेस में आपको एक ही कार्पेल नज़र आएगा, लेकिन एक से ज़्यादा कार्पेल भी हो सकते हैं, तब जाके ये कलेक्शन बनेगा, ठीक है। अब दूसरा कार्पेल अगर इसके साथ ही बनाऊंगा तो वो भी ऐसा ही होगा, तीसरा कार्पेल भी ऐसा ही होगा, 3, 4, 5 कार्पेल इसके साथ बना सकता हूँ, लेकिन जगह नहीं है अभी। अब इस बात को ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2, 3, 4 कार्पेल एक जगह पर इकट्ठे हैं तो आप इसको गायनेशियम तो कहेंगे, और अगर अकेला कार्पेल मौजूद है तब भी आप इसको गायनेशियम कहेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कार्पेल हैं तो इस कलेक्शन को एक और नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है पिस्टिल। ये भी ज़रा नोट कर लीजिएगा, पिस्टिल, कलेक्शन ऑफ कार्पेल्स, कलेक्शन ऑफ कार्पेल्स, ठीक है भाई, नोट्स में डाल लीजिए। तो ये फ़र्क रखिएगा। तो अगर कार्पेल्स एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तब भी आप इसको गायनेशियम कहेंगे, लेकिन एक नाम और देंगे, पिस्टिल का भी, पिस्टिल भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर अकेला सिर्फ इस फ्लावर के अंदर एक ही सिर्फ कार्पेल है तो ये क्या है? ये पिस्टिल नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? जस्ट गायनेशियम। क्लियर है ये बात? अब इसके पार्ट ज़रा देख लें। ऊपर वाला जो पार्ट है ना, सबसे टॉप वाला पार्ट, इसको स्टिग्मा कहा जाता है। स्टिग्मा क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ये जो पार्ट है लंबा सा इसका, ये वाला ऊपर ये जो टॉप नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है? स्टिग्मा। ये जो पोर्शन है लंबा सा,
ये क्या कहलाता है? इसको स्टाइल कहते हैं, स्टाइल। और नीचे वाला ये जो स्वाइलन पार्ट है, ये फूला हुआ जो पार्ट है, ये वाला इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओवरी। इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और उन्हीं ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है? क्या होते हैं? टारगेट क्या है हमारा? याद आया? हम फीमेल पार्ट के पास हैं। अगर हम फीमेल पार्ट की बात कर रहे हैं तो जब मेल पार्ट में हमारा टारगेट स्पर्म था, तो फीमेल पार्ट में हमारा टारगेट क्या होगा? ओव्यूम। मैंने कहा था ना, इनको ढूंढ तो लें पहले आप, इनको मिला के जायगोट बनाना, जायगोट से एम्ब्रियो बनाना, एम्ब्रियो से सीड का बनना, सीड से नए प्लांट का बनना, ये तो बाद में देखेंगे। पहले आप ढूंढ तो लें कि ये है कहाँ पर, ओव्यूम और स्पर्म। तो ज़रा ओव्यूम्स को देख लें। कार्पेल का कौन सा पार्ट? ओवरी। ओवरी के अंदर अगर हम देखें तो ये स्टिक है एक बीच में से, ये रहे ओव्यूल्स, ये रहे ओव्यूल्स। इस ओवरी के अंदर जो है वो ये रहे ओव्यूल्स, ये रहे 6 ओव्यूल्स मैंने बनाए। यहां पर ध्यान लगाइएगा ज़रा इस बात की तरफ कि ज़रूरी नहीं है कि 6 ओव्यूल्स हों या 8 ओव्यूल्स हों या 12 हों, एक भी हो सकता है। क्या कहा मैंने? एक ओव्यूल भी हो सकता है। यहां पर मैंने 6 बनाए हैं, एक ये रहा ओव्यूल, ये रहा ओव्यूल, ये रहा 6 ओव्यूल बनाए मैंने इस ओवरी के अंदर। लेकिन एक भी हो सकता है, ये बात मत ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। बहरहाल ये ओव्यूल हैं, तो हर ओव्यूल के अंदर, इस ओव्यूल में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, हर ओव्यूल के अंदर क्या मौजूद होंगे? ओव्यूम्स। ठीक है भाई। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, हम बात समझ में आ गई, गाइनोशियम के अंदर कार्पेल है, कार्पेल के अंदर जो है वो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल एक है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन ओव्यूल्स के अंदर ओव्यूम्स हैं। ओव्यूम्स तो मिल गए, लेकिन जो मेल पार्ट है, जो एंड्रोशियम है, और एंड्रोशियम में जो स्टेमन है, इसके अंदर स्पर्म कहाँ है ये तो बताया नहीं आपने भाई। इसके अंदर स्पर्म, ये जो पार्ट है ना इसका, एंथर वाला जो पार्ट है ना, एंथर ये वाला टॉप पे जो है, इसके अंदर मौजूद हैं स्पर्म्स। इस एंथर में क्या मौजूद है? स्पर्म्स मौजूद हैं। अब कुछ बच्चे जिनकी अच्छी ग्रिप होगी ना, वो बोलेंगे गलत सर, नहीं, नो, गलत बोल गए। एंथर के अंदर अभी स्पर्म्स नहीं आए, आएंगे, अभी नहीं आए, ठीक है, बाद में। अब आगे चलते हैं ज़रा इसके अंदर। अब 2 टारगेट आप अपने जहन में रख लीजिए, ठीक है। एक तो ये है एंथर, ठीक है, भूलिएगा मत, अगर भूल रहे हैं तो वीडियो फिर दोबारा देखें, लेक्चर को नोट करें। 2 टारगेट है, अब इनसे आगे चलेंगे हम। एक है हमारा एंथर, दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा हमारे पास ये ओवरी है। मिटाऊं? एक टारगेट हमारे पास क्या है? एंथर। अब गुम मत हो जाइएगा, यहां पर ये रहा एंथर, ठीक है। और दूसरा टारगेट हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है ओव्यूल। ये रहे ओव्यूल, 1 2 3 4 5 6, इसमें से एक ही लेंगे। इस एंथर के 4 पोर्शन होते हैं, इस एंथर के 4 पोर्शंस होते हैं। इन 4 पोर्शंस को क्या नाम दिया जाता है? इन 4 पोर्शंस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। हाँ, अब थोड़ी मुश्किल होगी, नोट करते रहिए। 4 पोर्शंस मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर हो गई बात? और हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, अब ये 4 है ना, ये 4 आपको नजर आ रहे हैं, इसको मैं यहां बड़ा करके बनाता हूं।
एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये रहा, एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये रहा, एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये रहा, एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये रहा। क्या है इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर? अब ये ज़रा ओव्यूल को मिटा दूं, वरना ओव्यूल को भी साथ लेके चलेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ज़रा आप एंथर को समझ लें। ये रहा एंथर और ये रहे इसके 4 पोर्शन, यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या मौजूद है? माइक्रोस्पोरोसाइट। इन्हीं माइक्रोस्पोरोसाइट को एक और नाम भी हम देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी हम इसको नाम देते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कहीं अगर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखा हुआ है तो इसी पोर्शन की बात हो रही है, इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रो, और इनको माइक्रोस्पोरोसाइट भी कहा जाता है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये रहे माइक्रोस्पोरोसाइट। ठीक है भाई, ये 4 पोर्शंस के अंदर। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के अंदर ये एक स्टिक। स्टेमन, स्टेमन के अंदर ये स्टेमन का ये पार्ट एंथर। एंथर को काटा तो इसमें हमें 4 पोर्शन नजर आए। हर पोर्शन को क्या नाम दिया जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। और हर पोर्शन यानी कि हर माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या मौजूद हैं? ये मौजूद है माइक्रोस्पोरोसाइट मौजूद हैं। यहाँ देखें पहले पोर्शन में, पहले माइक्रोस्पोरेंजियम में मैंने 4 माइक्रोस्पोरोसाइट बनाए, दूसरे में भी मैंने 4 माइक्रोस्पोरोसाइट बनाए, तीसरे में मैंने 3 बना दिए और चौथे में भी मैंने 3 माइक्रोस्पोरोसाइट बना दिए या माइक्रोस्पोर मदर सेल बना दिए। क्लियर हो गई ये बात? अब इससे आगे चलते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, इनमें से अगर एक को हम ले लेते हैं अब इसमें से ये एक जो है वो ले लेते हैं। एक माइक्रोस्पोरोसाइट या माइक्रोस्पोर मदर सेल हमने इसमें से एक जो है वो ले लिया। यहाँ पर अब ये एक जो, इसके आगे मैं लिख दूँ 1 माइक्रोस्पोरोसाइट, माइक्रोस्पोरोसाइट, या दूसरा नाम क्या है इसका? 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। तो ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या एक माइक्रोस्पोरोसाइट आपके सामने ले आया हूं। यहां पर जो काम होगा अब वो होगा सेल डिवीजन का, सेल डिवीजन का। यहाँ पर आपको इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा भाई, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सुन लीजिए मेरी बात। सेल डिवीजन क्या है? एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है? इसमें सेल्स की तादाद बढ़ती है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। क्लियरली इस बात को ज़रा समझ लीजिएगा। सेल डिवीजन क्या है? एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है? सेल्स की तादाद बढ़ती है। अब एक छोटा बच्चा है, बेबी है, मुझे ये बताइए आप, आसान सी बात कर रहा हूँ, मुश्किल बात नहीं है। एक बेबी है, क्या वो बेबी ही रहेगा? नहीं, मैं भी बेबी नहीं रहा, आप भी बेबी नहीं रहे, बड़े हो गए ना, हो गए बड़े। किस वजह से बड़े हुए? इसके लिए देखना पड़ेगा कि ये बेबी असल में क्या है। आप इसको बेबी ना कहें, आप इसको कहें कलेक्शन ऑफ सेल्स, कलेक्शन ऑफ सेल्स, आप इसको ये कहें। क्यों? क्योंकि बेबी किससे मिलके बना है भाई? सेल्स से मिलके बना है। बेबी के हाथ, पैर,
आंखें, नाक, कान, दिल सब किससे मिलके बना है? सब सेल्स से मिलके बना है। तो मैं बेबी को मैं कलेक्शन ऑफ सेल्स भी कह सकता हूं। जैसे कि मैंने कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स को क्या नाम दिया था? वॉल का। जैसे कि मैंने कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स को क्या नाम दिया था? एंड्रोशियम का। जिस तरह मैंने कलेक्शन ऑफ पीटल्स को क्या नाम दिया था? करोला का। बिल्कुल इसी तरह आप कह सकते हैं कि बेबी इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। अब ये बेबी जो है आगे चल के बॉय बन जाता है, बॉय बन जाता है, बड़ा हो गया ना। अब मैं आपसे आसान सी बात पूछता हूं, ये जो बेबी है इसके अंदर सपोज करते हैं 100 सेल्स से मिलके ये बेबी बना है। कितने? 100 सेल्स से मिलके ये बेबी बना है। तो ये बेबी जब बॉय बना तो क्या अब भी इसके अंदर 100 सेल्स होंगे? दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि इस बेबी से बॉय बनने में 100 सेल्स ही हैं, अभी आप कहते हैं नहीं सर ये जब बेबी था तब भी 100 सेल्स से मिलके बना था, ये बॉय हो चुका है अब भी इसकी बॉडी में 100 सेल्स ही हैं, कोई तादाद में इजाफा नहीं हुआ। तो अगर बेबी का साइज देखें और बॉय का साइज देखें तो फर्क है, बेबी का साइज छोटा है, बॉय का साइज जो है वो बड़ा है। तो ये बात तो मानने वाली नहीं है भाई। और चले अगर आपकी बात मान भी लेते हैं तो एक बात तो तय है कि बेबी के अंदर जो 100 सेल्स हैं उनका साइज छोटा है और बॉय के अंदर जो 100 सेल्स हैं उनका साइज बड़ा है, तभी तो बॉय का साइज बड़ा है। गलत। आप जानते हैं ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो माइक्रोस्कोप की जरूरत ही नहीं थी भाई, सेल्स आपको अपनी आंखों से ही नजर आ जाते। एग्जैक्टली यहां पर एक प्रोसेस हुआ है, सेल्स की तादाद बड़ी है, बेबी के अंदर 100 सेल्स हैं, बॉय के अंदर कितने सेल्स हैं? 10,000 सेल्स कर लें आप। बॉय के अंदर एग्जैक्टली 10,000 सेल्स होंगे, सेल्स की तादाद बढ़ गई। जिस प्रोसेस के जरिए सेल्स की तादाद बढ़ी है इस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहा जाता है। सेल्स की तादाद दो तरह से बढ़ती है, इसीलिए सेल डिवीजन की भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप को जो है वो माइटोसिस कहा जाता है और दूसरी टाइप को जो है वो मीओसिस कहा जाता है। क्लियर हो गई ये बात? तो आपसे पूछा जाता है माइटोसिस क्या है, आसान सा जवाब। मैं आपसे पूछता हूं ये क्या, आप बोलेंगे मार्कर है। मैं आपसे पूछता हूं माइटोसिस क्या है, आप बोलेंगे टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मैं आपसे पूछता हूं मियोसिस क्या है, आप क्या बोलेंगे? अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये भी सेल डिवीजन की एक किस्म है, ये भी सेल डिवीजन की एक किस्म है। और अगर ये दोनों सेल डिवीजन्स की दो किस्में हैं तो दोनों में तो एक काम लाजमी हो रहा है, सेल्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। सेल्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है सेल्स की तादाद में? तो ये रहा एक सेल, ये रहा एक सेल, ठीक है। इसके तीन पोर्शन हैं। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, इस सेल की स्किन कहलाती है, और ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक सब्सटेंस। ये स्किन हो गई, ये जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म है। ये बीच में जो आपको नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है। अगर हम कहते हैं सेल्स की तादाद बढ़ रही है तो इसका मतलब ऐसा ही एक और सेल बनना चाहिए, ऐसा ही एक और सेल बनना चाहिए। किससे बनेगा? इसी से बनेगा। कैसे बनेगा? अभी मैं दिखा देता हूं आपको। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है? थ्रेड, धागे मौजूद होते हैं। थ्रेड मतलब धागे मौजूद होते हैं, डिटेल में बात नहीं करूंगा अभी इनके ऊपर। थ्रेड, धागे मौजूद होते हैं। हमारे जो सेल हैं इंसानों के, अगर मैं अपने सेल्स की बात करूं तो मेरे जितने सेल्स हैं इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी है, और न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड या धागे भी मौजूद हैं। ये इन्हीं थ्रेड या धागों को क्या नाम दिया जाता है? इनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर
पौधों के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स्ड होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम इंसान हैं तो हमारे सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स्ड है और वो कितनी है, 46 क्रोमोसोम्स हैं। यानी कि 46 ऐसे थ्रेड्स मौजूद हैं हमारे हर सेल के न्यूक्लियस में। क्लियर हो गई ये बात? गलत, हमारे हर सेल के न्यूक्लियस में नहीं। अब बच्चे बोलेंगे सर पकड़े गए, हर सेल में नहीं। आप बोलेंगे सर जब आप बच्चे थे ना, जब आप बेबी थे, तब तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपके जब आप बेबी थे आपके हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन जब आप एडल्ट हो गए, बेबी से एडल्ट हो गए, अब जो है वो आप जवान हो गए, अब जो है आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर दो किस्म के सेल्स हो गए। वो सेल्स जिनके न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स हैं और वो सेल जिनके न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं, हाफ क्रोमोसोम्स हैं। ट्वेंटी क्रोमोसोम्स। लेकिन कब? जब मैं एडल्ट हो गया, जब मैं जवान हो गया, तो दो किस्म के सेल्स मेरी बॉडी में मौजूद हो गए, अभी भी मौजूद हैं। ये सेल्स जिनके न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स हैं और वो सेल्स जिनके न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स हैं। मेरी पूरी बॉडी जो है वो, एक तो जगह नहीं होती, अब क्या किया जाए भाई, बोर्ड भी इतना सही है। मेरी पूरी बॉडी के अंदर दो किस्म के सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स और सेक्स सेल्स। क्योंकि मैं मर्द हूं इसलिए मेरे बॉडी के अंदर जो सेक्स सेल्स हैं उनका एक खास नाम है, क्या? स्पर्म्स। स्पर्म्स, ठीक है। और सोमैटिक सेल्स, मेरी बॉडी के अंदर सेक्स सेल्स यानी कि गैमेट्स, और इनको एक और सेक्स सेल्स को गैमेट्स भी नाम दिया जाता है, गैमेट्स। तो मेरी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो सेक्स सेल्स या गैमेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। और क्योंकि मैं मेल हूं इसलिए मेरी बॉडी के अंदर जो सेक्स सेल्स हैं या गैमेट्स हैं उनका एक नाम है, स्पर्म्स उनको कहा जाता है। और मेरी बॉडी के अंदर जो सेक्स सेल्स हैं या गैमेट्स हैं या स्पर्म्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस भी है। और न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? क्या 46 हैं? नो, 23 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 क्रोमोसोम्स हैं। बाकी मेरी पूरी बॉडी, मेरे कान, नाक, आंखें, हाथ, पैर, बाल, पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं सब के सब क्या हैं? सोमैटिक सेल्स हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि सारे सोमैटिक सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम। अब बेबी से बॉय वाली मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था 100 सेल्स से बेबी बना हुआ है, 10,000 सेल्स से बॉय बना हुआ है। तो क्या हुआ है? सेल्स की तादाद में इजाफा हुआ है। सेल्स की तादाद में इजाफा हुआ है तो आपके जहन में फौरन अब क्लिक करेगी एक बात, क्या? सेल्स की तादाद में इजाफा हुआ है, इसी प्रोसेस को सेल डिवीजन कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि सेल डिवीजन हुई है? बिल्कुल हुई है, तभी तो सेल्स की तादाद में इजाफा हुआ है। कौन सा सेल डिवीजन? दो किस्म की सेल डिवीजन होती हैं, माइटोसिस या मियोसिस। याद रख लीजिए, माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन की मदद से आपकी बॉडी के सेल्स में इजाफा हुआ है, आप बेबी से बॉय बन गए हैं। लेकिन कौन से सेल्स? सोमैटिक सेल्स। कौन से सेल्स? सोमैटिक सेल्स, जिनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। माइटोसिस का काम ही सोमैटिक सेल्स की तादाद में इजाफा करना है, 46 क्रोमोसोम्स वाले सेल्स की तादाद में इजाफा करना है। क्योंकि अभी आप बेबी से बॉय बने हैं, बॉय से एडल्ट नहीं बने। अब जब आप बॉय से एडल्ट बनेंगे, अब क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर सेक्स सेल्स या गैमेट्स या स्पर्म्स की प्रोडक्शन शुरू होगी।
सेक्स सेल्स या गैमेट्स या स्पर्म्स बनना शुरू होंगे। अगर आप मेल हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी बॉडी में सेक्स सेल्स, गैमेट्स या ओव्यूम्स बनना शुरू होंगे। कब? बेबी पे नहीं, बॉय या गर्ल पे नहीं, एडल्ट पे। अब ये जो सेक्स सेल्स बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं, ओव्यूम्स या स्पर्म्स बन रहे हैं, क्या ये सेल डिवीजन नहीं है? बिल्कुल है। तो सेल डिवीजन अगर है तो ये कौन सी टाइप है? माइटोसिस है, मियोसिस है? ये मियोसिस है। तो मियोसिस क्या है? मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेक्स सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। सेक्स सेल्स बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं या स्पर्म्स, ओव्यूम्स बन रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। जिस सेल डिवीजन की मदद से ये काम हो रहा है उसको मियोसिस कह रहे हैं। बेहद ज़रूरी है इस सारे प्रोसेस को समझना। मैं फ्लावर के अंदर एंथर से आगे, माइक्रोस्पोरेंजियम से आगे, माइक्रोस्पोर से आगे नहीं बढ़ सकता जब तक मैं आपको ये क्लियर ना कर देता ये माइटोसिस और मियोसिस का कॉन्सेप्ट क्या है। याद रखिए, ये जो सेल्स जिनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं इनको डिप्लॉइड कहा जाता है। नोट कर लीजिए, ये नाम बार बार आएगा, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल्स किनको कहा जाता है? जिनके सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं। और हैप्लॉइड, HAPLOID, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कौन से सेल्स को कहा जाता है? सेक्स सेल्स को कहा जाता है, गैमेट्स को कहा जाता है, स्पर्म्स, ओव्यूम्स को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं। कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 क्रोमोसोम्स हैं। हैप्लॉइड सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स हैं, डिप्लॉइड सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये पार्ट 7 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे अगला जो हम डिस्कस करेंगे, मत भूलिएगा कि हमें एंथर से स्पर्म तक जाना है और हमें ओव्यूल से ओव्यूम तक जाना है। फिर उसके बाद इनका मिलन देखेंगे, जायगोट बनते हुए देखेंगे, एम्ब्रियो बनते हुए देखेंगे, सीड बनते हुए देखेंगे और एक नया प्लांट भी बनते हुए देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।